स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने कोई केस वगैरह किया हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जो केसेस होते हैं वो कुछ पैकेज होता है उसका। जैसे कि इसमें 498A 85 BNS 85 और 86 BNS आ जाएगा। इसके अलावा 323 115 BNS और इस तरीके से अलग अलग करके केसेस होते हैं। और साथ में जो सबसे मेन इसमें रोल प्ले करता है वो करता है 125 मतलब कि 144 BNSS का। 125 या 144 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो है मेंटेनेंस, जो कि आप जो भी लोग इन सारे केसेस में फंसे होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा। तो जब भी कोई भी केस होता है तो वहां पर आ करके आपकी बात कब फंसती है, जबकि पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है। अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस नहीं किया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केसेस ऐसे हैं जिनमें कि आप अपनी बेल करा लेते हैं, इसके बाद फिर आपका केस चलता रहता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपकी हैरासमेंट होती है, ऐसे केसेस में पत्नी की भी हैरासमेंट होती है, जब तक कि पत्नी ने 125 का केस नहीं लगाया हुआ है। अगर पत्नी ने 125 या 144 BNSS का केस लगाया है, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए याचिका लगाई है, और उसके लिए मेंटेनेंस का जो याचिका लगी है उस पर सुनवाई की जा रही है, या सुनवाई हो करके या सुनवाई के एक स्तर आता है जबकि उसमें अंतरिम भरण पोषण की डिक्री पारित हो जाती है, उस स्टेज पर केस आपका आ गया है, तो वहां पर ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत आती है। क्योंकि अब होता क्या है कि पत्नी आपके ही पैसे से आपके ही अगेंस्ट में अब केस लड़ेगी। मेंटेनेंस चूंकि कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया है, अब आपको वहां पर भरण पोषण देना है। अगर आप 144 या 125 आईपीसी में सीआरपीसी में जब मेंटेनेंस का केस लगता है, इसमें अगर आप नहीं हाजिर होते हैं तो भी मेंटेनेंस की जो डिक्री होती है, वो आदेश जो होता है वो एक पक्षीय रूप से दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। एक पक्षी में अगर आदेश दे दिया जाता है, इसके बाद आप जब भी हाजिर होते हैं तो आपको वो पूरा अमाउंट जितना अब तक आपके ऊपर बकाया है वो सारा अमाउंट आपको पेड करना पड़ता है, तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ जाती है। अब आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, जिससे बचना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है बचने से, क्योंकि मैक्सिमम कोर्टें जो होती हैं वो जब भी भरण पोषण की याचिका लगाई जाती है तो उसमें आदेश पारित करती हैं। बहुत ही कम ऐसी कोर्टें होंगी, फैमिली कोर्ट जो हैं वो बहुत ही कम होंगी जो कि इस याचिका को खारिज कर देती हैं। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैटर इसमें ये आता है, एक पॉइंट ये आता है कि अगर वो पत्नी बिना किसी कारण से साथ में नहीं रह रही है तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। अब ये जो बिना किसी कारण की बात की जा रही है हमारे कानून के द्वारा, तो इसमें वो कारण क्या लेती है कि उसने जो आपके ऊपर बहुत सारे केसेस जो किए हुए हैं, मतलब आपने उसके साथ क्रुएल्टी की हुई है और वो इसी आधार पर आपके साथ नहीं रह रही है। तो कारण तो आसानी से बनाया जा सकता है और बना भी दिया जाता है। दूसरी चीज इसमें यह होती है कि अगर वो पत्नी सक्षम नहीं है अपना भरण पोषण करने में तो ही वो भरण पोषण की हकदार है, तभी वो अधिकारिणी है कि आप उसे भरण पोषण देंगे। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट पर आप बच सकते हैं। अब आपको बचना कैसे है इसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक याचिका खारिज की गई है भरण पोषण से संबंधित, उसकी बात हम करेंगे कि उसमें किन किन कानूनी मुद्दों को देखा गया था। तो सारी बात करते हुए हम आपको लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से आप भरण पोषण के केस में खुद को बचा सकते हैं, आपके जो आदेश है वो पारित न किया जाए, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इस केस की बात करते हैं तो ये 2021 में पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर केस लगाया गया था। इसके बाद फिर इसमें 125 मतलब कि भरण पोषण के लिए याचिका लगाई गई। तो इसमें जो कानूनी मुद्दे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो ये उठे। पहला कि भरण पोषण का अधिकार, तो क्या एक शिक्षित और सक्षम महिला जो काम कर सकती है अंतरिम भरण पोषण का दावा कर सकती है? सबसे पहला इसमें कानूनी प्रश्न क्या था कि एक ऐसी महिला जो कि सक्षम है और शिक्षित भी है, क्या वो भी अंतरिम भरण पोषण के लिए याचिका ला सकती है? दूसरा था कि प्रमाण का दायित्व, याचिकाकर्ता को अपनी वित्तीय असमर्थता और रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों को साबित करने की कितनी जिम्मेदारी है, कि वो उसकी कितनी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी जो
प्रयास किए हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। तीसरा, नैतिक और कानूनी दायित्व। क्या पति को तब भी भरण पोषण देना होगा जब पत्नी के पास कमाने की योग्यता हो लेकिन वो जानबूझकर काम न करे। चौथा इसमें था डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता। क्या व्हाट्सएप चैट्स जैसे डिजिटल सबूत भरण पोषण के इरादे को साबित करने के लिए मान्य हैं। पांचवा इसमें था कि तथ्यों की गुप्तता का प्रभाव। क्या शैक्षणिक योग्यता और पूर्व रोजगार के विवरण छिपाने में याचिकाकर्ता के दावे की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। क्या ये जो एक बहुत ही अहम प्रश्न इसलिए माना जा सकता है क्योंकि आज के टाइम में जब महिलाएं केस करती हैं तो वो उस वक्त अगर उसके पहले वो जॉब करती रहती हैं तो अपनी उस बात को, उस तथ्य को वो जब वो नेहा रजनीश का एफिडेविट भरती हैं तो उसमें वो छिपा ले जाती हैं। तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये जो कानूनी प्रश्न है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि अभी अगर आप शुरुआती दौर में हैं ऐसे केसेस के तो आप उनसे अब बच के निकल सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के इसमें जो तर्क दिए गए वो ये दिया गया कि विवाह से पहले वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी। दूसरा, वो जब शादी होती है तो दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं वहां रहने के लिए। उसके बाद फिर उसमें बताती है कि भारत में जब से वो लौटी तब से वो बेरोजगार है। और प्रतिवादी मतलब कि उसके पति की मासिक आय 27.22 लाख रुपए थी और उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता है। उसके बाद वो उसका ये कहना था, जो याचिका करता है मतलब जो पत्नी है उनका ये कहना है कि भले ही प्रतिवादी की नौकरी छूट गई हो फिर भी वह कानूनी और नैतिक रूप से भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। मतलब कि भले ही पति नहीं कर रहा है जॉब फिर भी वो कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। परिवार न्यायालय ने इस मामले में जब फैसला दिया था तो भरण पोषण बांध दिया था और लेकिन परिवार न्यायालय ने इसमें जो फैसला दिया तो उसमें पत्नी के लिंक्डइन अकाउंट को उसमें मेंशन किया गया था जिस पर उस पर ध्यान दिया। अब इसमें प्रतिवादी का पक्ष क्या आया कि याचिकाकर्ता जो है, जो पत्नी है, वो अत्यधिक शिक्षित महिला है और उसने देश के प्रतिष्ठित उसने एक इंटरनेशनल स्कूल था, कॉलेज है जिससे कि उसने मास्टर्स ऑफ बिजनेस में डिग्री हासिल की हुई है। मतलब कि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है जो कि उसके कमाने के लिए सफिशिएंट है, वो रोजगार उससे ढूंढ सकती है। और ये भी बताया कि इसके पहले वो एक जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक बिजनेस है उसे वो चला चुकी है और कई ऐसे फर्म हैं जिसमें वो काम भी कर चुकी है। और व्हाट्सएप चैट का भी इसमें जिक्र किया प्रतिवादी ने, पति ने। उसमें बताया कि वो अपनी माँ से, उसकी माँ ने उसको ये सुझाव दिया है कि नौकरी करने से उसके मेंटेनेंस के केस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए अभी वो नौकरी ना करे। उसकी खुद की नौकरी चली गई और 3.25 लाख रुपए प्रतिमाह भरण पोषण देना उसके लिए असंभव था क्योंकि पति की अभी खुद भी कोई भी नौकरी नहीं है। अब इसमें कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसको ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इन सारी चीजों को अगर आप जानते रहेंगे तो आप अपने केस को लड़ने में खुद भी सक्षम रहेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होगी कि आगे ऐसे मामले में क्या कुछ हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि कमाने योग्य होना और वास्तव में कमाना दो बातें अलग हैं, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता के जानबूझकर बेरोजगार रहने के प्रमाण थे क्योंकि उसके जो चैट्स थे, जो व्हाट्सएप पे उसकी माँ के साथ उसकी जो बातचीत थी उसको कोर्ट ने इसमें कंसिडर कर लिया कि उसकी माँ उसे सुझाव दे रही है कि वो अभी जॉब ना करे, नहीं तो उसके इसमें भरण पोषण पे प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी चीज कि उसने नेहा रजनीश का जो एफिडेविट दिया था उसमें अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता को छिपाया था। तो कोर्ट ने कहा कि एक अत्यधिक शिक्षित महिला सिर्फ भरण पोषण के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती है, कि केवल वो भरण पोषण पाना चाहती है इसलिए वो बेरोजगार है, ऐसा तो हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट ने इस मामले में कहा। उसके बाद कुछ ऐसे केस लॉज हैं जिनका जिक्र किया, जैसे कि गुरप्रीत धरीवाल बनाम अमित जैन का एक मामला है जो कि 2022 का मामला है जिसमें एक शिक्षित महिला को अंतरिम भरण पोषण से वंचित किया गया था। दूसरा मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन का मामला है जिसमें भरण पोषण को आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई। उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि रोजगार जो खोजने की जिम्मेदारी है, जो शिक्षित पत्नियां कमाने की क्षमता रखने के बावजूद जानबूझकर बेरोजगार रहती हैं उन्हें अंतरिम भरण पोषण नहीं मिल सकता क्योंकि 125 का उद्देश्य
अगर आईपीसी की बात करें तो 125, बीएनएसएस की बात करें तो 144। उद्देश्य केवल उन्हीं को राहत देना है जो वास्तव में आत्मनिर्भर बनने में असमर्थ हैं। प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति, चूंकि प्रतिवादी ने अपनी नौकरी छूटने का प्रमाण प्रस्तुत किया था, कोर्ट ने उसे तत्काल भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया। मतलब जो बकाया था भरण पोषण, उसे देने के लिए कोर्ट ने बाध्य नहीं किया। और इन सब के आधार पर कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कि ये कहा गया था कि याचिका को खारिज कर दिया जाता है। और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम कभी भी इस बात को हम नहीं इसमें हम वो करते कि कोई भी एक शिक्षित महिला वो बिना रोजगार प्राप्त करने के प्रयास के वो केवल इसलिए वो बेरोजगार बैठी हुई है क्योंकि उसे मालूम है कि उसे उसके पति के द्वारा भरण पोषण दिया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी और नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये एक मामला है जिसके जो कि अभी हाल का ही है। अब हम आपको बताएं कि अगर आपका भी 125 का केस चल रहा है, भरण पोषण का केस आपका चल रहा है, तो आपको कैसे बचना है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जब कोर्ट को फेस करते हैं तो वहां पे आपको कोर्ट को ये नहीं बताना है कि आपकी जो पत्नी है वो नौकरी नहीं कर रही है। आपको यही कहना है कि वो जॉब कर रही है और वो पहले से भी जॉब करती चली आ रही है। अगर उस समय वो महिला कहती है कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो आपको कोर्ट को ये बताना है कि प्रेजेंट की स्थिति क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक वो हमारे साथ थी तब तक तो वो जॉब कर रही थी। और इसका पूरा विवरण आपके पास अगर है तो आपको कोर्ट को ये बात भी बतानी है कि जब भी अदालत मांगेगी तो आप उन सारे सबूतों को वहां पर पेश कर देंगे। दूसरी चीज है कि आपको ये कोर्ट को बताना जरूरी होता है कि जो महिलाएं जब भी भरण पोषण का केस करती हैं, पत्नियां, तो क्या करती हैं कि आपकी आय को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाती हैं। तो आपको अपनी एक्चुअल इनकम जो है वो आपको कोर्ट को बतानी होती है। वो जब आप नेहा रेजिडेंस का एफिडेविट भरते हैं तो वहां पर सारी चीजों का जिक्र होता है और उसको आपके जो वकील साहब होते हैं वो अपने तरीके से उसमें बता देते हैं। इसके बाद फिर वहां पर क्या होता है कि जब आप कुछ नहीं करते रहते, ऐसी कोई जॉब आपकी नहीं रहती जो कि आपकी पत्नी बता सके, या कोई ऐसे प्राइवेट जॉब में या फिर आपकी इनकम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम का बता दिया जाता है कि हमारे पति जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी प्रमाण लाने की जरूरत नहीं होती है। तो कोर्ट को ये चीजें बताई जाती हैं। अब आपको वहां पर कोर्ट को बताना होगा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत बात है। और दूसरी चीज होती है कि आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है उन चीजों को आप वहां पर कोर्ट में बता दीजिए। और सबसे अहम बात जो इसमें होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनकम हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, वही इसमें कंसीडर की जाएगी। बाकी अगर आपका बहुत सारी ऐसी कहीं प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो वो मेंटेनेंस के केस में वो इसलिए कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि उससे आपकी कोई भी इनकम नहीं हो रही है। तो इन सारी चीजों को बताते हुए आप कोर्ट से बच सकते हैं और याचिका जो पत्नी के द्वारा लगाई गई है उसे आप खारिज करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे केसेस भी बता दिए गए हैं जिनमें ये बताया गया है कि कब पत्नी भरण पोषण की अधिकारी हकदार नहीं होगी। तो ये मैटर है जिसमें आप अपनी जो भी आपके ऊपर लगने वाला है भरण पोषण या जिसमें भी आपको बाध्य किया जा सकता है उन चीजों से आप बच सकते हैं, क्योंकि बाकी तो केसेस चलते रहते हैं, उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें उसी तरीके से फीस पत्नी की भी जानी है, वो भी पैसे दे रही है, वो भी आ रही है, वो भी परेशान है और आप भी। तो ऐसे केसेस में आप केवल ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिए कि ये जो मेंटेनेंस वाला केस है इससे आप पहले अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियां इससे संबंधित दे दी गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा अगर जरूरत हुई इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की तो। और नहीं तो आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई अगर कमेंट के माध्यम से किया जा सकता है तो आपको उस वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने किसी केस से संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए तो आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, लीगल टॉपिक है आपके पास कोई भी ऐसा जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर पूरी डिटेल में वीडियो बना करके दी जाए, तो आप नीचे कमेंट में उस टॉपिक को लिख दीजिए, मेंशन करिएगा, आपको उस पर भी वीडियो बना करके दिया जाएगा। धन्यवाद।